बड़े बुजुर्गों, माताओं और बहनों, हमारे युवा साथियों, मेडिकल कैंप में बैठे हुए हमारे जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, उनको भी, और हमारे मंच पर बैठे जो पार्टी के हमारे पदाधिकारी सत्येंद्र यादव जी और हमारे परम मित्र हमारे भाई चंद्रेश प्रताप यादव जी, चंद्रशेखर राणा जी, डॉक्टर मनोज यादव जी, इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग भी आए हुए, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने अपना समय निकाल करके यहाँ पर आने का कार्य किया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं और एक आग्रह आपसे करूंगा, क्योंकि ये जो माला है सभी लोग नहीं पहना सकते, और जैसा कि चंद्रेश भाई बताए, वो तो बस एक बात बताए, अगर वो काम बताना चालू कर दिया जाएगा तो वो पूरी रात बीत जाएगी, खत्म होने वाला नहीं। तो यहाँ हम लोग जिसके लिए करते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, ये समाज के लिए होता है। जाति बंधन से ऊपर उठ करके जो गरीब है, असहाय है, बेबस है, ऐसे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे लोगों के बारे में चिंतन मंथन हम लोग करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि सिर्फ एक लड़का लड़की का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि सरकार अपने स्तर से गरीबों का कल्याण करती है, और इसी सरकार के अधीन रहने वाले जो सोसाइटी के लोग होते हैं, एनजीओ के लोग होते हैं, जो फाउंडेशन चलाते हैं या फिर सामाजिक कार्यों में जो लगे रहते हैं, ऐसे लोग भी मिल करके जो व्यक्ति छूट जाता है, ऐसे लोगों के जीने, रहने, खाने की प्रबंध करने का प्रयास करते हैं। आज सरकार, सबको पता है, मोदी जी की सरकार देश में, योगी जी की सरकार प्रदेश में, और मैं धन्य हूं कि मैं उस धरती पर खड़ा हूं जहां से धर्म को स्थापित किया गया था। मैं अयोध्या में खड़ा हूं और सबको पता है कि 22 तारीख को इस देश नहीं, इस पूरे विश्व के लिए एक बड़ा कार्य होने वाला है। 22 जनवरी को कहा जाता है कि घरे का मुर्गी दाल बराबर कहा जाता है, कहावत होती है। इस अयोध्या का महत्व हम लोग समझते हैं क्योंकि हमारा घर बनारस है। इस अयोध्या का महत्व अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस के लोग समझते हैं, पाकिस्तान के लोग समझते हैं, ब्राजील के लोग समझते हैं कि अयोध्या की धरती कैसी धरती है। और इस अयोध्या में रह करके अगर हम लोग इस चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं तो फिर थोड़ा सा इस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि इस देश में वो काम होने वाला है 22 तारीख को जो इस धरती पर कोई नहीं कर पा रहा था, उसको देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ने करके दिखाने का कार्य किया। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, 22 तारीख को उद्घाटन हो जाएगा। उतना बड़ा मंदिर कहीं पर नहीं है। सोमनाथ मंदिर के बाद अगर दूसरा कोई भव्य मंदिर बनने का काम हो रहा है तो अयोध्या में हो रहा है। और एक बात मैं जरूर बताऊंगा, अभी जय सुहेलदेव का नाम आ रहा था, तो हमारे डॉक्टर साहब लोग भी सोच रहे होंगे कि सुहेलदेव, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये सुहेलदेव भाई सरकार वाले लाइट कटवा देते थे साजिश रच करके, लेकिन ये साजिश नहीं है। ये एक उदाहरण है इस बात का कि जब भी गरीबों को कुछ मिलना होता है तो पता चलता है कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाती है। ये पता नहीं प्राकृतिक हो गया है कि व्यवहारिक है, हमें नहीं पता, लेकिन एक बात हम जरूर बताएंगे। जैसे हम अक्सर बयानों में ज्यादा बने रहते हैं और हम ऐसे विवादित बयान भी दे देते हैं कभी कभी कि जिससे कि लोग समझ ही नहीं पाते बोलना क्या चाहता है। जैसे अयोध्या में हम हैं तो हमारे राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, ये श्रावस्ती बहराइच के रहने वाले थे, और आपको अयोध्या का महत्व हम बताने का काम करेंगे। उसके बाद फिर बाकी हमें ज्यादा बात नहीं करना है, उसका जिस काम के लिए आए हैं हम लोग उस काम को करेंगे, लेकिन इतना जानना जरूरी है कि अयोध्या कितना महत्वपूर्ण है। ये अयोध्या कितना महत्वपूर्ण है ये जानना बहुत जरूरी है। जब राजा सुहेलदेव राजभर जी करीब करीब कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उनका साम्राज्य चलता था। राजा सुहेलदेव राजभर जी की एक बहन थी जिसका नाम था अंबा। भगवान राम के जाने के बाद सिर्फ अयोध्या नगरी को देखना ही उनका दर्शन हो जाता था। बहराइच में जब अंबा जी थी, राजा सुहेलदेव जी थे, तो उस समय करीब 15 किलोमीटर दूर अंदर एक गुफा बनाया गया था
और उस गुफा से चल करके वो एक स्तूप पर जाते थे और वहां से जाकर के अयोध्या सूर्य के उगने से पहले ही अयोध्या का दर्शन वो कर लेते थे और अयोध्या का दर्शन करके ये समझ लेते थे कि भगवान राम का दर्शन हो गया। जब इस देश में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, जब सारे मंदिर तोड़ना चालू हुआ, तो अयोध्या के मंदिर को संरक्षण देने का काम किसी ने किया था, तो अंबा जी के कहने पर ही राजा सुहेलदेव राजभर जी ने किया था, आकर के अयोध्या को भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया था, जिससे आज भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये जो एक सामाजिक संबंध है, हर कोई प्रयास करता है कि अच्छा हो, हमारा भी प्रयास यही होता है। हम तो यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, एक बात हम अब जरूर पूछेंगे, आगे दवाई का वितरण हो रहा है, हमारे तमाम मास्टर साहब भी हैं, वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर हैं। आप लोग 1952 से लगातार वोट दे रहे हैं, वो चाहे सपा को दीजिए, चाहे भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, बसपा को दीजिए, किसी को दीजिए, लेकिन यहाँ क्या किसी को जानकारी इस बात की है कि वोट देने के बाद जब सरकार का गठन हो जाता है, यहाँ से जो विधायक हो गया, सांसद हो गया, अगर इस क्षेत्र के किसी व्यक्ति या किसी महिला की तबीयत खराब होती है, उसके इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो जिस व्यक्ति को वोट दिया है, जो व्यक्ति जीता है यहाँ से, वो व्यक्ति अपने एक सिग्नेचर से एक गरीब परिवार के इलाज के लिए 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया वो दे सकता है। यहाँ इतने लोग हैं, किसी को जानकारी है इस बात की? जोर से बोलिए, जानकारी है? नहीं है, लेकिन इस बात की जानकारी रखना जरूरी है। हमारे नेताजी जीते हैं गाजीपुर के जहूराबाद सीट से। आप इंटरनेट पर सर्च करिए, जो इंटरनेट चलाते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से ज्यादा पैसा देने का काम किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है, जो गरीबों के इलाज के लिए पैसा दिए हैं। ये भी एक सेवा भाव है। हम चाहते तो पैसा लूट लेते, एक विधायक को 5 साल में, एक सांसद को 5 साल में 5 करोड़ रुपया आता है और 5 करोड़ रुपया का दवाई वो गरीबों के बीच में दे सकता है, लेकिन देता नहीं है। ये पैसा जानते हैं क्या होता है? जब चुनाव आ जाता है तो इसी पैसे को निकाल करके इसी पैसे से दारू, मुर्गा, पैसा, साड़ी बांटने का कार्य करते हैं। गरीब इलाज भी ना मर जाता, उसको कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, आज अगर मैं यहाँ आया हूं तो इस चीज को बता दूं आपको कि यहाँ से ज्यादा दूर लखनऊ नहीं है। ये सत्येंद्र यादव हमारे पार्टी के नेता हैं और चंद्रेश भाई हमारे मित्र हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं और आपके घर के हैं। अगर इस प्रकार की समस्या किसी के परिवार में हो जाती है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो आपको जमीन और जेवर बेचने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल से सिर्फ और सिर्फ एक एस्टीमेट बनवा दीजिएगा कि इस मरीज के इलाज में इतना पैसा खर्च होने वाला है, एस्टीमेट दे दीजिएगा, एक आय प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, आधार कार्ड दे दीजिएगा और भूल जाइएगा। मैं कह रहा हूं 1 हफ्ता के अंदर चाहे जितना पैसा होगा उतना पैसा आपको दिला करके आपके परिवार का इलाज कराऊंगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोज कराते हैं हम लोग, रोज किसी को 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 50,000 डेली पैसा हम लोग देते हैं किसी न किसी को। और इसके साथ साथ हम एक बात और कहेंगे आपसे, जैसे अभी वो बना हुआ है, एक आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, बहुत सारे लोगों का बना है, बहुत सारे लोगों का नहीं बन पा रहा है। इसमें सरकार की एक कमी है। जैसे अभी हम लोग मिले थे करीब 10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमने उनको बताया कि सर एक केंद्र सरकार योजना चलाती है कि हम 2 हमारे 2, मतलब पति पत्नी या 2 बच्चे, फिर ये एक राशन कार्ड में जब तक 6 यूनिट नहीं होगा उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। ऐसी व्यवस्था है, ऐसी समस्या है। मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि जब तक हम 2 हमारे 2 की योजना है तो 6 यूनिट वाली बात कहां से आ गई है? इसलिए ऐसा नियम लागू हो जाए कि राशन कार्ड में चाहे जितना नाम हो सबका आयुष्मान कार्ड बने, ताकि 5 लाख रुपया का इलाज सभी गरीबों को निःशुल्क मिल सके, ताकि गरीब अपना कल्याण कर सके। अभी हम कई गांव में दौरा किए तो हमको गांव के लोगों से सूचना ये आई कि जिनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, डॉक्टर बड़े बड़े अस्पताल के लोग इलाजें नहीं कर रहे हैं। हम लोग मिले मुख्यमंत्री जी से और निर्देश जारी हो गया कि उत्तर प्रदेश में जिसका आयुष्मान कार्ड बना है और जिस भी अस्पताल में इलाज कराने जा रहा है, अगर आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होता है, एक शिकायत कर दे नजदीकी थाना में, उसका हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, जांच बैठा दी जाएगी कि आखिर तुम आयुष्मान कार्ड पर गरीबों का इलाज क्यों नहीं करा।
अभी एक सबसे बड़ी समस्या है जो आपके भी पास होगी, मेरे पास भी, बिजली बिल वाली समस्या। बिजली बिल की समस्या है ना, ये जितने प्राइवेट सेक्टर से अधिकारी कर्मचारी बने हुए हैं सब अपने हाथे हाथे लिख करके जेकरे घरे में एक छोटा सा बल्ब जरा तो वो हो कि घरे 15,000 का बिल आ गया। सही करते गलत करते बोला सही है ना भाई। अगर समस्या बात होकर समाधान होगी चाहिए ना, भोजपुरी समझ में आवा तो ना हमार। अगर समस्या बात होकर समाधान होने के चाहिए, वोट तो सबके चाहिए, सब चाहता कि हमके वोट कर दो, हम सब विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, मंत्री हो जाए, लेकिन गरीब और बिजली का बिल जो आया हुआ है वो कैसे चुकता करेगा, इस पे केहू का ध्यान रखे। पिछले 4 नवंबर के हम मुख्यमंत्री जी से मिलल रहने, यहाँ जो फेसबुक से हमसे जुड़े होंगे फोटो लगातार देख रहे होंगे। पिछले 4 नवंबर के अवसर का लाभ खत्म हो गई बा, लेकिन आपके बता देता नहीं कि एक ध्यान रखने की आवश्यकता बा। काल हम मिले वाला हिला न बताए, काल मिला देश के सबसे बड़ा नेता से, बताए न नाम के हो, लेकिन 4 नवंबर के हम मिले रहने, ये बात के ध्यान में रखो। आज हम यहाँ से बता के चल गई, लेकिन हमने गले के बाद भी अगर वो अवसर मिलल है, वो लाभ लेवल चाहते हो तो ध्यान रखो सब लोग। अब बात के ध्यान से सुनने की आवश्यकता बा। 4 नवंबर के हम मिलनी बिजली बिल की समस्या के लेकर के, चक्रवृद्धि ब्याज, अगर आपका 2,000 का बिल बना हुआ है तो उसमें ब्याज लगा करके लोग 10,000 कर दिए। अगर 5,000 का बिजली बिल बना हुआ है तो लोग ब्याज लगा करके 15,000 कर दिए हैं। ये समस्या है। जब 4 नवंबर के हम मुख्यमंत्री जी से भेंट करी, अब भेंट करने के बाद जब बताई तो मुख्यमंत्री जी पूछना कि एक समाधान का बा। हम कहे सर, अगर गरीब की वोट के दम पर सरकार का गठन होता है और सरकार के इशारे पर अगर देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, किसानों का कर्जा माफ हो सकता है, तो प्रदेश में रहने वाले गरीबों के बिजली बिल को भी माफ करना चाहिए, तब जाकर के गरीब कल्याण हो पाएगा, नेता होने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए अगर माफ कर देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, कोई और उपाय बताओ। हमने कहा अधिकारियों से बात करिए, कोई और उपाय निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 नवंबर को एक आदेश जारी किया। 8 नवंबर को एक आदेश जारी हुआ कि उत्तर प्रदेश में जिसका भी बिजली बिल है, आया हुआ है, ज्यादा पैसा है, वो जहां बिजली बिल जमा करता है वहां चला जाए, जाके जो फार्म मिलेगा वो फार्म ले ले। जिसका 15,000 का बिल आया हुआ है उसका 10,000 रुपया माफ हो जाएगा, 12,000 रुपया माफ हो जाएगा, और 2,000 रुपया जमा करके फिर से अपना कनेक्शन लेकर के वो काम करावे। अब हर बार उसका 10,000 नहीं बल्कि 1,500 और 2,000 बिजली का बिल मात्रा आएगा। लेकिन इस काम को कब से कब तक था? 8 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक 100% बिजली बिल माफ था, मतलब ब्याज उसका माफ था। और 30 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक 80% था, और 10 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक वो 90%, 80% था, और 20 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक वो 70% था। और 30 दिसंबर के बाद से अब वो स्कीम खत्म हो गया है। लेकिन एक पहले ही हम जाके मुख्यमंत्री जी से मिल लेंगे। 8 दिन पहले जाके मुख्यमंत्री जी से मिला हूं। हमने कहा सर ये योजना आपने लागू कर दिया कि बिजली बिल माफ अधिक से अधिक हो जाए, 100%, 90%, 80%, 70% तक आपने पहुंचाया, लेकिन इसकी सूचना भी गांव तक नहीं पहुंचा हुआ है। जब तक गांव तक नहीं पहुंचेगा, गांव के लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, नहीं समझ पाते हैं, जब तक ये व्यवस्था गांव तक नहीं पहुंचेगा तब तक गांव के गरीबों का बिजली बिल वाली समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री जी से मैं कहा हूं कि जब तक 2024 के चुनाव का घोषणा न हो जाता तब तक योजना लागू रखल जाए और 100% रखल जाए, ताकि गरीबन का कल्याण हो सके। जितना बिजली बिल आयल बा ओकर 100% माफ कर देवल जाए, ताकि 1,500, 2,000 रुपया में कल्याण हो जाए, कि उतने जमा करके अपन छुटकारा पाना। बताओ सही की गलत? जोर से बोला सही की गलत? सही है ना? तो देखा अब ज्यादा कुछ ना कहा, काहे कंबल वितरण होए के हो, उधर दवाई लगातार मिलत हो, जेके भी समस्या हो उधर छोट छोट दवाई मिलत हो। बढ़िया दवाई चाहिए, बढ़िया इलाज चाहिए तो चंद्रेश भाई से संपर्क करी हो, सतेंद्र जी से संपर्क करी हो, एस्टिमेट खाली हमके मिल जाए और आपके खुद ही फोन आ जाए हमारे कार्यालय से कि आपका 10 लाख रुपया आगल बा, आके लखनऊ में इलाज करा। ये काम हम लोग करते हैं, ये काम कोई करता नहीं है।
लोग पावे तो लूट करके अपन घर बनवाने से हमारे जवन पाइला ये होला कि सरकार का पैसा हो जितना लुटा सके उतना लूट करके गरीबन के बांट दे। तो सही है कि गलत है? तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, फिर से सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मैं चंद्रेश जी से आग्रह करूंगा कि जो भी